साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर हमारे ट्रेड यूनियन पल्स पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी ने हाल फिलहाल में ये समाचार सुना होगा, न्यूज़ सुना होगा कि जो एक ट्रांसफर पॉलिसी आई है 2021 में, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव कह लें पूरे एफसीआई से लेकर के यूनियन तक हर जगह पर पड़ा है, और जिसके जो उसमें अमेंडमेंट्स होने हैं, जिसमें सदैव बीकेएन के संग प्रयासरत रही है 2021 से ही, और सफलता भी पाई है समय समय पर। हाल फिलहाल में 4 ईडीज की जो कमेटी बनाई गई है, उस पर उनका क्या रुख है और आगे इस विषय में कैसे, किस दिशा में ट्रेड यूनियन जो एक्टिविटीज हैं वो कहां जाएंगी, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम फिर से मुखातिब हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री जहीर अहमद सर से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, एक तो सभी कर्मचारी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसी पॉलिसी है, ट्रांसफर पॉलिसी, जो एफसीआई के पूरे वर्ग को, चाहे वो कैटेगरी 3-4 रहे हों या कैटेगरी 2 रहे हों, इवन कैटेगरी 1 को भी ये कहीं ना कहीं बुरी तरह प्रभावित की है। और हम सब लोग यूनियन के तौर पर आपके नेतृत्व में इसके अगेंस्ट प्रारंभ से ही लगे रहे हैं, और टुकड़ों में कहें तो सफलता भी प्राप्त हुई है, बेशक टुकड़ों में ही, किसी किसी क्लॉज को जो है चेंजेस करवाने में। उसी क्रम में अभी 4 ईडीज कमेटी जो बनी है, उस पर क्या अमेंडमेंट्स होने हैं, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, एक तो उस पर जाना चाहेंगे। उसके अलावा जो पॉलिसी 2021 में बनी है, आज 2024 हो रहा है, और इतना लेट, मतलब इसमें चेंजेस हुए हैं, लेकिन आज भी अपने आप में ये पॉलिसी बहुत ही घातक है कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के भविष्य के लिए। और मैं तो कहूंगा कि न सिर्फ कर्मचारी, उनसे संबंधित उनका जो परिवार है, संपूर्ण परिवार इसमें जो है कहीं ना कहीं एक मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो जाता है। तो सर, यूनियन के तौर पे बीकेएन के संघ की जो 2021 से 2024 तक जो पहल रही है, कृपया उसके बारे में आप विवरण दें, और आगे क्या हमारे जो है इस पे क्या हमारे स्टेप्स होंगे, कदम होंगे, उनके बारे में भी हम लोग को बताएं सर। धन्यवाद आशीष जी। मुझे लगता है आज बहुत लंबे समय के बाद हम लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए, और इस बीच में क्योंकि व्यस्तता आपके साथ भी है, आप फील्ड में काम कर रहे हैं, व्यस्तता हम लोगों के साथ भी है कि हम नेशनल और बाकी बहुत सारे मुद्दों के साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें जैसे आपने ये बात कही अभी कि 2021 से 2024 के बीच में सफर इतना लंबा तय करने के बाद ये 4 ईडी की कमेटी क्यों बनी है। अब दूसरी एक सवाल जो आपका है कि इससे जो है हम किस तरह से देखें जो ये कमेटी बनी। अब शुरू हम करें अगर इस मुद्दे के ऊपर बात करना, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है एक यूनियन लीडर के तौर पर लोगों तक ये मैसेज को देना कि हमारी कोशिशें किस तरह की रही एज अ यूनियन और एज अ जो है एम्प्लॉय। आप इस डिपार्टमेंट के पार्ट रहे हैं 2014 से। आप जब 2014 में डिपार्टमेंट में आए थे, आपके पास एक पॉलिसी थी 2014 की ट्रांसफर पॉलिसी, जो पॉलिसी इस एफसीआई में लागू थी जी। और वो पॉलिसी हमारी 2021 तक जारी रही, ठीक है, ये सबको पता है। 2021 के फरवरी में मुझे जहां तक ध्यान है, ये पॉलिसी एफसीआई मैनेजमेंट की तरफ से लाई जाती है, और सीधा सीधा लाई नहीं जाती। सबसे पहले उन्होंने एक नया दांव फेंका था, हमारे जो पुराने ईडी साहब थे श्री विजय कुमार सिंह जी, और उनकी अपने दिमाग से निकाली हुई ये जो है पॉलिसी थी। इन्होंने 18 फरवरी को शायद जो है इन्होंने एचआरएमएस के ऊपर इसे डलवाया, और पहली बार ऐसा हुआ कि एफसीआई मैनेजमेंट डायरेक्ट एफसीआई के एम्प्लॉइज से पूछने लगी कि उन्हें इस ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या उनके सुझाव हैं, क्या उनकी सहमति है, उसके साथ वो जो है इसको लागू करने की बात कर रहे थे। जैसे ही ये पॉलिसी इसमें आती है एचआरएमएस, आप इसका इतिहास पे जाकर देखें, मेरे पास तो पूरा डेटा है जो हमने एचआरएमएस से निकलवाया है, किसने क्या अपनी तरफ से इसमें जो अपने सुझाव आप कैटेगरी 1 के उठा करके देखें, एक कैटेगरी 1 में नाम नहीं लूंगा, उन्होंने लिखा कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसे लागू कर देना चाहिए।
किसी कैटेगरी 3 एम्प्लॉय ने भी एक बात कही कि इसे बहुत अच्छा लागू कर देना चाहिए। मुझे लगता है आप उस वक्त पर जो है यहाँ यूपी में आ चुके थे जी जी। जिस वक्त की पॉलिसी आई थी, और आपने क्योंकि हम लोगों ने हम्म, जो हमें दूरदर्शिता हमारी जो देखती थी इस मैटर के ऊपर, ये पॉलिसी बहुत ही खतरनाक रूप में हमारे सामने लाई गई थी। इसके हर क्लॉज को अगर हम देखें, हर क्लॉज कहीं ना कहीं हर एम्प्लॉय के लिए फांसी का फंदा था, जिस तरह का ये इस पॉलिसी को बनाया गया। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने इसका विरोध शुरू किया, इसी यूपी के इसी मंच से यहीं शुरू से किया प्रारंभ हुआ था, और वो ऐसा हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपना जो हमारा इसके प्रति विरोध था। 18 फरवरी का जो ये ड्राफ्ट पॉलिसी के ऊपर मुझे याद है कि यहाँ पे मैं सबको ये समझा रहा था बाहर, तो बार बार ये बात कहता हूँ कि भाई मैंने समझाया लोगों को कि ये जो इसमें क्लॉजेस हैं, इसमें आप अपने लिए खुद की जो है उसमें सुविधाएं ना देखें, और दूसरों को फंसता हुआ ये देख करके ये ना सोचे कि मेरे साथ अभी ये लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सर्विस कंडीशन का पार्ट है। ट्रांसफर होना ये सर्विस कंडीशन का पार्ट है। अगर एक व्यक्ति एक क्लॉज से ट्रांसफर हो रहा है तो वही क्लॉज एक दिन आपके ऊपर भी लागू होगा। तो इससे बचने के लिए हमें एक साथ कोशिश करनी होगी। और उस वक्त पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो जो है उस ईडी के सामने अपना विरोध दर्ज कराए। लोगों को जमा करना, लोगों को इसके प्रति जो है जागृत करना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। हम लोग रीजनल लेवल पर ये काम देख रहे थे। सबसे बड़ी ये खतरनाक चीज ये थी कि ये डिपार्टमेंट आईडी एक्ट पे लागू होता चलता है, पूरा आईडी एक्ट इस डिपार्टमेंट पे लागू है, पब्लिक यूटिलिटी में है ये डिपार्टमेंट। उसके बावजूद भी मैनेजमेंट ने, जो उस वक्त की मैनेजमेंट थी, उस वक्त की मैनेजमेंट ने मतलब इस पॉलिसी को रिकॉग्नाइज यूनियन के सामने रखने के बजाय डायरेक्टली एम्प्लॉय के सामने रख दिया। और एम्प्लॉय अपने काम में इतना जो है जूझ रहा है कि उसे पॉलिसी समझने की भी जो है ना वक्त नहीं है। वो तो अपने से जुड़ी हुई समस्याओं को देखेगा, उसके बाद उसे दूसरे चीजों से मतलब नहीं होता। उस वक्त मुझे ध्यान है बहुत जो है हम लोगों के विरोध के बीच में कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी उतरे थे। आपको ध्यान होगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसका सपोर्ट किया गया। जब हम लोगों ने अपील की कि जो है अपने एचआरएमएस पर इसको आप लोग इसका विरोध दर्ज कराएं, इस पॉलिसी को, और विरोध इस तरह से ना दर्ज कराएं, आप सीधे कहें कि हमारा डिपार्टमेंट आईडी एक्ट पे काम करता है, यहाँ पब्लिक यूटिलिटी को देखते हुए जब हमारे पास एक रिकॉग्नाइज यूनियन है इन मैटर्स को देखने के लिए, तो हम एम्प्लॉइज को इस मामले में डायरेक्टली क्यों अप्रोच किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से? आपने वो चैनल क्यों बाईपास कर दिया? वजह क्या है आपकी? तो जब इस तरह का विरोध हम लोगों ने शुरू कराया था, और मुझे बड़ा दुख हुआ, उसकी जो संख्या मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा कि टोटल ऑल इंडिया कितना आया, लेकिन थोड़ा सा शुरू हुआ, लोगों में थोड़ा सा जो है भय थोड़ा सा जिन लोगों में कम हुआ, उन लोगों ने उसमें अपने उसी जो स्टेटमेंट हमने यहाँ से लिखा था, मैसेज भी जारी किया था, उसी स्टेटमेंट को लोगों ने अपने एचआरएमएस के उसमें डाला। कुछ ने उसका अंग्रेजी अनुवाद करके डाला, मैं उसके लिए उनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, मैनेजमेंट ने यूनियन को भी फिर जो है कॉपी की, मुझे ख्याल है 24 फरवरी को, फिर उनको लिखा कि आप इसमें अपना सजेशन दें। 1 मार्च 2021 को बीकेएन के संघ की तरफ से इसकी गाइडलाइन जो इन्होंने जो टाइमलाइन जो दी थी कि इसमें उन्हें सिर्फ 4 या 5 दिन का टाइम दिया गया था, यूनियन को 7 दिन का टाइम दिया था, ऐसे कुछ था, एकदम बिल्कुल लास्ट कहा गया था फरवरी की लास्ट में जो है आपको इसे फाइनल मतलब अपना दे देना सजेशन, उसके बाद हम कोई सजेशन नहीं देंगे। दूसरी यूनियन, इसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने अपने सजेशन भी दे दिए मैनेजमेंट को। विरोध क्या किया, किसी के सामने कभी नहीं आया। बीकेएन के संघ ने उसमें एक जबरदस्त विरोध किया कि इतनी बड़ी पॉलिसी है, इस पॉलिसी में आपने इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं, एक रिकॉग्नाइज यूनियन को आप सिर्फ 4 दिन 5 दिन का टाइम दे रहे हैं कि वो अपने सजेशन आपको प्रोवाइड कर दे। इसके ऊपर तो पूरी बाकायदा मीटिंग होनी चाहिए, जैसे कि पीछे जो हमारे पास 2014 की जो पॉलिसी थी उस पर लगभग मुझे जहां तक ध्यान है 8 से 9 मीटिंग्स हुई है, उसके बाद जो है जाकर के ये पॉलिसी तय हुई थी। फिर जब वो विरोध हुआ, उस विरोध के बाद भी मैनेजमेंट के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, और उसने जो है उठा करके 22 मार्च 2021 को ये पॉलिसी लागू कर दी। किसी का विरोध करना, किसी का विरोध ना करने के पीछे बहुत कारण थे। विरोध करना जो था वो हमारा ये था कि आज जिनके ऊपर लागू नहीं हो रही कल ऊपर लागू होगी, इसलिए विरोध करना चाहिए।
जो विरोध नहीं कर रहे थे वो अपना इसमें पॉलिटिकल एक जो है एजेंडा उनका चल रहा था। उनको लगता था कि अगर उनको अपनी यूनियन को इस्टेब्लिश करना है तो इस पॉलिसी के साथ वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे, क्योंकि पुराने आदमी ट्रांसफर होंगे तो वो जो है वहां पर जहां पर इनकी अपनी कोई एक आदमी इनका नहीं बन पा रहा है वहां पे अपने आदमी को बैठाने के काम कर सकते हैं। ऐसी सोच थी इनकी, जो कि दिखी भी थी फेसबुक वगैरह पे। आपको ध्यान होगा 22 मार्च की ये पॉलिसी ये लोग लेकर के आए हैं, लेकिन विरोध हमारा बंद नहीं हुआ है। 19 मार्च 2021 को ये जो है एजुटेशन हम लोग यूपी लेवल पे तो ऑलरेडी कर ही रहे थे। 19 मार्च 2021 को जोनल कमेटी जो हमारी थी, जोनल कमेटी यानी कि नॉर्थ जोन की, उसने मैनेजमेंट के सामने अपना एजुटेशन नोटिस दिया और वो नोटिस के ऊपर वो नोटिस पहुंच गया आपके आरएलसी नोएडा के पास और कंसिलेशन वहां स्टार्ट हो गया। दिल्ली जो हमारी जो है कमेटी थी उसने भी जो है अपना एक विरोध 22 मार्च को जब इनकी पॉलिसी आ गई उस पर उसने अपना विरोध दर्ज किया। विरोध दर्ज करने के बाद वहां से दिल्ली आरएलसी में भी ये जो है पैरेलल में ये केस पहुंच गया। बहुत दुख हुआ उस बात को देख करके जब मैनेजमेंट नोएडा के जो है आरएलसी में पहुंचती है और उसके रिकॉर्ड्स ऑन पेपर हैं कि मैनेजमेंट ने आरएलसी नोएडा के सामने ये एफिडेविट दिया है कि जो ये नॉर्थ जोन की जो यूनियन आई है ये रिकॉग्नाइज नहीं है और जो रिकॉग्नाइज यूनियन है उसको इस पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये रिटर्न मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है, रिटर्न में ही लिख के दिया गया था। बड़ा दुख हुआ उस बात को देख करके कि इतनी खतरनाक पॉलिसी जो भविष्य में एक जो है फांसी का फंदा तैयार कर रही है हर एम्प्लॉइज के लिए, यहाँ जो भी काम कर रहा है उसमें एक अपने आप को यूनियन युक्त नाम लेकर के यूनियन कहती है अपने आप को, उसके लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो इस जगह पर विरोध नहीं कर रही जहां उसको विरोध करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा था, उसको हम दरकिनार करते हैं, हमें उससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉइज को जिससे के ऊपर भरोसा था उसने उसी से अपनी बात कही। हमारे सामने बार बार लगातार लोगों के जो है अप्रोच होते रहे, लोगों का जो है एक पूरा समूह जो था वो बार बार बीकेएन के संघ की तरफ देख रहा था। हम लोगों ने नेशनल लेवल पर भी इसको जो है इस पर एजिटेट किया, जोनल लेवल पर भी एजिटेट किया, दोनों ही जगह पर पैरेलल में आरएलसी में ये केस चला। और आपको बता दूं इसी मामले में हमारी जोनल कमेटी का जो आरएलसी में केस था, इसी मामले में उस वक्त पर जो कार्यकारी जो हमारे सीएमडी थे और जो हमारे ईडी थे उनको एससीएन तक जारी हुआ है इसी मामले में। और ये पॉलिसी आ भी इसलिए सकी है, एक चीज मैं जोड़ दूं इसमें, क्योंकि वो एक ट्रांजिशनल पीरियड भी था हमारे लिए, कोविड का टाइम था, डीएमए लागू था, एजुकेशन पर रोक थी और उस वक्त पर हमारे पास कोई परमानेंट सीएमडी नहीं था। सबसे बड़ा एक जो है हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय था। और अगर इससे कोई कहे कि सीएमडी होते तो भी ये पॉलिसी लागू हो जाती, आप पीछे जाके देखें 2020 में भी ये पॉलिसी लाने का प्रयास किया गया था, जनवरी 2020 में। और डीवी प्रसाद जी उस वक्त सीएमडी हुआ करते थे। डीवी प्रसाद जी के सामने जब यही ईडी इस पॉलिसी का ड्राफ्ट लेके पहुंचते हैं तो उन्होंने इस पॉलिसी को लाने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा था कि ये पॉलिसी एम्प्लॉय को भी मार देगी और डिपार्टमेंट को भी तबाह कर देगी और ये पॉलिसी यहां लागू करने लायक नहीं है। बात वहां से हम आगे उठ के आते हैं इधर, आरएलसी में केस पैरेलल में था, मैनेजमेंट बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। ईडीपी ने साफ कह दिया था उस वक्त पर कि ये हेडक्वार्टर्स की जो बिल्डिंग है उसका 13वां मंजिला 0 पे आ जाओ, जो 0 पर जो है ग्राउंड फ्लोर जो है वो 13वें पे चला जाए, इतना बड़ा बदलाव हो जाए, बिल्डिंग मतलब पलट जाए, लेकिन मैं इस पॉलिसी में एक कॉमा का भी चेंज नहीं करूंगा। ये उसके स्टेटमेंट हुआ करते थे। और ये मैं फिर कहता हूं दूसरी यूनियन या दूसरे एसोसिएशन क्यों नहीं आए इसमें आगे, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि ये नामुमकिन है कि अब इसमें कोई बदलाव है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मिले, सब कुछ उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए। लेकिन बीकेएन के संघ ने अपने जो है वहां घुटने नहीं टेके थे। उनके जहां तक मैं समझता हूं दरअसल सर उनके भी अपने एक बहाना उनको मिल जाता है। बिल्कुल, वो कई बार जैसे पब्लिक डोमेन में जब उनसे सवाल ये किया गया तो ये गजब स्थिति है, वो ये कहते हैं कि ये नेशनल पॉलिसी है और नेशनल लेवल पे जिनको आप लोग जिताए हो वो जिम्मेदार है। ये अलग चीज है कि उसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट्स के लिए भी वो कहते हैं हम करवाएं। इस बात को अच्छा, मैं डिस्कस करूंगा। उन्हीं के
इस जो स्टेटमेंट है, जो उनके स्टैंड को ले जाकर मैनेजमेंट ने आरएलसी में भी आप कह रहे हैं, यही बात मैं कहूँगा यहाँ पे कि इस बात को उनको कोई विरोध नहीं है। इस बात को अगर हम डिस्कस करते हैं, मैं हमेशा से पिछले इलेक्शन में भी मैंने ये बात कही थी, ये विपक्ष का जो एक जो है कॉन्सेप्ट डाला गया था एम्प्लॉयज के बीच में, ये सिर्फ एक फिजूल की चीजें डाली गई और उसका खामियाजा उस इलेक्शन के बाद लोगों ने भुगता है। नॉर्थ जोन की जब से रिकॉग्निशन बीपीएल के संघ के पास गई थी, जो इन्होंने भ्रम की स्थिति फैलाई थी, उसका नतीजा क्या रहा कि इस नॉर्थ जोन में रिकॉग्नाइज होने के बाद ये लोग कुछ ना कर सके। आप ये सर कुछ ना कर सके जो है ही, आज रेगुलर आपके पास भी मुझे उम्मीद है बात होती होगी अन्य राज्यों से, नॉर्थ जोन के, चाहे वो आपके हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, वहां की स्थिति बद से बदतर हो गई पिछले 4-5 सालों में। जो सिचुएशन थी, एक ट्रेड यूनियन का जो उत्तरदायित्व था, उन्होंने सीधा जो है उसको निभाने का प्रयास ही नहीं किया। तो ये चीजें रही हैं। ये एक अभी अलग एक बहस का मुद्दा है, वो उस पर हम नहीं जाते। पहले हम जो है इस मुद्दे के ऊपर रहते हैं जी, कि हम जो बात हमने शुरू की है कि हम जब आरएलसी में जिस वक्त थे, सारी चीजें सबके सामने पेपर पे है, सारी चीजें पेपर जी, उस वक्त पर भी मैनेजमेंट बिल्कुल तैयार नहीं थी, कोई बदलाव करने के लिए तैयार नहीं थी। लोग परेशान थे, मैनेजर्स को इधर से उधर फेंका जा रहा था, एम्प्लॉयज को इधर उधर फेंका जा रहा था। मतलब आप समझ लीजिए बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ था उस वक्त। कोई इतना उस सिचुएशन याद करे जिस वक्त पर ये जो है सारी चीजें हो रही थी, और ये उस वक्त पे हो रही थी। ये एक तरह का समझिए डबल जो है किसी को जो है दंड देना कि एक फेज को, कोविड जैसे फेज को पार करके जो एम्प्लॉय निकल करके बाहर आए, डिपार्टमेंट के एक लेकर के, डिपार्टमेंट की मदद से एक पूरे भारत के सामने जो एक बहुत बड़ा संकट हो सकता था, उसमें जो निर्बाध जो आपूर्ति थी खाद्यान्न की, उसको करने के बाद एम्प्लॉय जब आकर के बैठता है 2021 में, उसके साथ पीठ पे खंजर भोंका गया इस पॉलिसी को लागू करके। उस पीरियड में लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग दी गई, कितना दर्द हुआ था उस टाइम। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि वो कंडीशन खराब थी। उस खराब कंडीशन में भी बीकेएन के संग हाई कोर्ट पहुंचती है, हाई कोर्ट दिल्ली पहुंचती है। लोगों का विश्वास कम तो होने लगा था कि अब लगता है कुछ नहीं होगा, और वो हाई कोर्ट में जब ये पूरा जो है जब बात शुरू होती है, मैनेजमेंट बार बार कहती है आप हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ें, इसको जो सर्च करिएगा, कोई भी जो आपके चैनल को जो देखेंगे उनसे मैं ये अपील करूंगा, मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि इसमें जो है अपने इस वीडियो में जो है ये सारे कागज आप लगा दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स जो है, ताकि लोगों को आसानी हो समझने में। मैं बात करता हूँ सिर्फ पेपर की। जब पेपर पे जो चीज हो उसको सही मानिए, जो पेपर में ना हो उसको मत मानिए। जब बात आती है, यहां से हम आगे बढ़ करके आते हैं हाई कोर्ट में, जब हम पहुंचते हैं हाई कोर्ट में, मैनेजमेंट ने कह दिया कि ये जो है पॉलिसी एफसीआई को जो है जिस तरह से यहाँ जरूरत है उसमें रोटेशन की, तो उसको देख करके ये पॉलिसी को लागू किया गया है, और इससे किसी भी एम्प्लॉय के जो है हैरेस करने की जो है मंशा से नहीं किया गया है। उसने अपने बहुत तरीके से अपने तथ्यों को रखने की कोशिश की थी, और वहां पर ये दिखाने की कोशिश की भी थी, ये भी दिखाने की कोशिश की थी कि जो यूनियन है वो एक तरह से जो है वो एम्प्लॉइज जो है इस पॉलिसी से नाराज नहीं है, जो है कोई ऐसा जो है बहुत दिक्कत नहीं हो रही उसको, ये कहा गया था। वहां पर जब आप पीछे जाएंगे, जब ये पॉलिसी लाई जा रही थी, जिस टाइम पर ड्राफ्ट था, उस टाइम पर हम लोगों ने इस ड्राफ्ट के अगेंस्ट में एचआरएमएस पे जो अपना रिव्यू दिया था, जो अपने हमने सजेशन दिए थे, कोर्ट में फिर यूनियन ने उन सारी जो है जो भी सजेशन था एम्प्लॉइज का, वो सारा का सारा रख दिया। लगभग 2000 की संख्या में जब वो कोर्ट के सामने रखा गया, तो कोर्ट ने जब देखा, तो हर आदमी, जो मैक्सिमम लोग जब ये बात कह रहे हैं कि हम इस पॉलिसी को नहीं मानते, आप यूनियन से पहले बात करो, ये पॉलिसी हमारे लिए, आपका ये प्रोसेस गलत है, आप यूनियन से बात करो, तब जो है तब जाकर के आप जजमेंट देखेंगे, जाकर के उसने कोर्ट ने ये बात कही है कि हम इसके जो है उसमें नहीं जाते कि इसमें जो है मेरिट के आधार पर क्या कौन कह रहा है। हम चूंकि दोनों के रिश्ते जो मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में है, जो एम्प्लॉयज के बीच में रिश्ते हैं, वो इंडस्ट्रियल हार्मोनी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि दोनों का बैठ करके बात करना बहुत आवश्यक हो गया है यहाँ पे। तो उसी ने जाकर के 27 अक्टूबर 2021 की मीटिंग फिक्स की थी, कोर्ट ने ये मीटिंग फिक्स की थी। मजबूरन एफसीआई के ईडी को यूनियन के साथ मीटिंग करनी पड़ी है 27 अक्टूबर 2021 को। और आप
इसके जो मिनट्स हैं वो भी आप अपने इस वीडियो में लगा दीजिएगा, लोग उसको देखें कि उसके मिनट्स क्या थे, और कंपेयर कराएं इस बात से कि जब 2021 की पॉलिसी आई थी मार्च 2021 में, उस पॉलिसी में और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद इन दोनों में कितना फर्क हुआ है। जो नया कर्मचारी एफसीआई में भर्ती हुआ है उसके लिए सबसे बड़ी राहत जो आई वो ये आई कि उसकी जो होम पोस्टिंग बिल्कुल मना कर दी गई थी पहले पॉलिसी में, उसे हटवाने में हम कामयाब रहे। ये तो एक छोटी सी बात है। इसके अलावा बहुत सारे और भी जो है मैटर्स थे जिन पे जब बात हुई वहां पे हम सोल्यूशन लेने में कामयाब रहे। और अभी भी बात यहां नहीं रुकी थी। जो इसके मिनट्स आपको मिलेंगे उसके बाद इस 27 अक्टूबर 2021 की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के टाइम पर आपके सीएमडी आ चुके थे और फिर सीएमडी ने दोबारा फिर से 1 फरवरी, मुझे लगता है फरवरी में 1 तारीख थी या कोई फरवरी की कोई तारीख है, जिसमें जो है दोबारा से मीटिंग होती है फरवरी 2022 में, उसमें सीएमडी भी मौजूद होते हैं। एक बड़े फैसले उसमें लिए जाते हैं। उसके जो मिनट्स भी आप इसमें लगा दीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब है आप देखेंगे कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर ये हो रहा था कि सोल्यूशन आना चाहिए जो यूनियन की तरफ से था। तो वहां पर सीएमडी साहब ने बात कही थी कि हम इसके ऊपर एक कमेटी भी बना देते हैं जो यूनियन के जो सजेशन है उसके ऊपर अपना जो है अपना सबमिशन देंगे, तो फिर फाइनली हम उसको देखेंगे आगे उसमें कौन से बदलाव और किए जा सकते हैं। और उसके बाद जाकर के उस फरवरी की मीटिंग के बाद 3 ईडी की कमेटी बनती है, जिसका मुझे लगता है कि पहली मीटिंग जो फिक्स होती है वो अप्रैल 2022 में होती है। आपको ध्यान होगा जिस टाइम पे जो है वो हमारी कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, उससे पहले ही मीटिंग एक जो है डेट हुई थी, लेकिन वो किसी वजह से उसकी मीटिंग हो नहीं पाई थी, लेकिन वो मीटिंग के लिए ईडी की कमेटी बन गई थी। अब आता है मुद्दा कि ये ईडी की कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ। जब ये कमेटी बनी तो इस कमेटी में भी ईडीपी विजय कुमार सिंह जी मौजूद थे और इस वक्त तक वो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आया था जो दिसंबर 2022 में आया है, जिसके ऊपर 16 जनवरी 2023 को सर्कुलर निकाला गया एफसीआई मैनेजमेंट की तरफ से कि जो मैनेजर्स हैं वो यूनियन का पार्ट नहीं रहेंगे। ये जब सर्कुलर आया है उसके पहले तक वो ही कमेटी मैनेजर्स के सारे जो है इश्यूज को यूनियन के साथ डील कर रही थी। इस सर्कुलर के आने के बाद ईडीपी का ये कहना हो गया था कि अब आपका जो मैनेजर है वो वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं है, तो हम उसके लिए कोई भी बात नहीं करेंगे आपसे, हमें जो भी करना होगा वो हम अपनी कमेटी की रिपोर्ट के थ्रू कर देंगे। और ये लगातार करते रहे। हम उनसे ये कहते रहे कि वो मेंबर है हमारा और एज अ मेंबर उसकी ग्रीवांसेस को सुनना आपकी जिम्मेदारी है, वो इसी डिपार्टमेंट में काम करता है, वर्कमैन होना या नहीं होना इसका कोई मैटर ही नहीं बनता। एफसीआई जब बना था उस वक्त पर भी कैटेगरी 2 की पोस्ट थी और वो वर्कमैन नहीं थी, वो आपका सुपरवाइजर और आपका फ्रंटलाइन मैनेजर। इस पूरे एंटायर पीरियड में एफसीआई मैनेजमेंट ने कहीं पर भी मैनेजर्स को वर्कमैन नहीं माना है जब से एफसीआई का जो है सृजन हुआ है। और आप इनिशियल स्टेज पर भी देखेंगे एफसीआई का जब जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसमें भी ये बात है कि वो उसको जो है वर्कमैन कहीं पे भी नहीं माना गया। तो ये सब बातें जो है एफसीआई में जो है उस वक्त पर जो एक सिनेरियो तैयार किया गया, एक सिचुएशन तैयार की गई कि हम इसी को आधार बना करके इनकी इस डिमांड को खत्म कराएंगे। और आप देखो लगातार 14 मार्च की मीटिंग होती है, 14 मार्च 2023 को हमारी पीरियोडिकल होती है, उसमें भी इन्होंने बात करने से मना किया। उसके बाद भी हम लगातार कोशिश करते रहे कि वो ईडी की कमेटी की रिपोर्ट कब आप फाइनल करोगे। आप रिपोर्ट फाइनल नहीं कर रहे हो, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो आप करने क्या जा रहे हो। और करते करते इसका विरोध करते करते 5 अक्टूबर 2023 को उन ईडी साहब ने जो अपनी कमेटी में जिन्होंने बनाई थी, 2 और ईडी थे उसमें, उन्होंने जब रिपोर्ट फाइनल की और उसका जो रिवाइज हमारे पास ट्रांसफर पॉलिसी होती आती है तो आप पॉलिसी में देखोगे कैटेगरी 2 के लिए कोई भी राहत जारी नहीं हुई। ये देख के इतना दुख होता है कि इसका मतलब कि आपकी जो ये मंशा थी वो सर्कुलर निकालने के पीछे वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत गलत, आपने सोच करके सारा एक पूरी एक चेन बनाई है और एक चेन बनाकर एक आप रणनीति बना करके आपने सारा काम किया। और 5 अक्टूबर 2023 की डेट के बाद आप दिखाइए कि कौन आया उस जो है रिवाइज पॉलिसी का विरोध करने के लिए। कोई व्यक्ति खड़ा हुआ
20 अक्टूबर 2023 को हमने सबसे पहला विरोध दर्ज कराया उसके ऊपर कि आपने जो ये 5 अक्टूबर को जो ये जारी की है पॉलिसी का जो है जो चेंज किया है, इसको आपने बिना किसी से बात किए, आपने बिना रिपोर्ट को जो है जारी दिखाए यूनियन को, आपने जो है अपनी मनमर्जी से जो है उसमें चेंज कर दिया। उसके बाद जब हम लोगों की 20 नवंबर को 2023 को पीरियोडिकल मीटिंग होती है, अभी तक देखिए कोई विरोध नहीं है किसी का ना, जब ये मीटिंग होती है 20 नवंबर की, आप उसके जो मिनट्स भी जो है जारी करने में मैनेजमेंट को दिक्कत आ रही थी। 27 दिसंबर 2023 को दोबारा से रिव्यू मीटिंग होती है उसी पीरियोडिकल मीटिंग में कि हम उसमें डिमांड रखते हैं कि वो उसमें पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू किया जाए जो आपने रिवाइज किया है, और उसमें आपने हमारे सुझाव नहीं माने जो हमने आपको सुझाव दिए थे बदलाव करने के। हमें जवाब ये दिया जाता है 20 नवंबर को भी और 27 दिसंबर को भी। डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहीं से जो है नतीजा निकल करके सामने आया। जब उसके मिनट्स आप देखेंगे जो 3 जनवरी को मिनट्स आते हैं 2024 की जनवरी में जो मिनट्स आते हैं 3 जनवरी को, उसमें बात साफ मैनेजमेंट लिखती है कि जो हमारी डिमांड थी उसके ऊपर वो कहते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को हमने बदल दिया जो कि यूनियन ने कहा, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब जिस जगह पर ये है, ये मैटर है, उस जगह पर अब हम आपसे कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। और ये वो कहते हैं कि ये सर्विस कंडीशन का पार्ट है, सर्विस कंडीशन सर्विस से रिलेटेड पार्ट है और सर्विस कंडीशन का पार्ट है, इसलिए इसमें जो है हम आपसे कोई डिस्कशन भी नहीं करेंगे। मैं उनको लगातार ये कहता रहा हूं कि ट्रांसफर होना ये सर्विस का पार्ट है, मैं मानता हूं, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करना ये सर्विस कंडीशन में बदलाव माना जाएगा क्योंकि एक परंपरा है, ये एक आपका नियम है जिसमें बदलाव कर रहे हो, जिससे एम्प्लॉइज को जो है बहुत तरीकों से हैरेस भी होना पड़ सकता है। आप ट्रांसफर के नाम पर मेलाफाइड इंटेंशन के साथ भी बहुत सारी चीजों को कर सकते हो, कौन उसको चेक करेगा? तो ये सब चीजें खाली बहानेबाजी थी और उन्होंने वहां पर सीधे सीधे इसके दरवाजे बंद कर दिए। 27 दिसंबर 2023 तक इसके दरवाजे बंद हो चुके थे। 3 जनवरी 2024 को फाइनली जो हमें मिनट्स मिले हैं उसमें उन्होंने साफ कहा था कि अब इसके दरवाजे हम नहीं खोल सकते। लेकिन जो हमारी बात हो रही थी 27 दिसंबर 2023 को, जब हमारी ईडी मैडम जो हैं वनीता शर्मा जी, बहुत ही बेहतरीन जो है हमारी अधिकारी हैं, उनसे जब हमारा ये डिस्कशन चल रहा था तो मैंने उनसे जब ये रिक्वेस्ट की कि अब आप इसके ऊपर दोबारा से एक कमेटी बना दीजिए, तो उनका ये कहना था देखिए अब हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम दोबारा से एक ईडी की कमेटी बनाएं, लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया था कि आप इस मैटर के ऊपर सीएमडी साहब से एक बार बात करें, ठीक है। और उनकी इस बात के ऊपर ही मैंने 10 जनवरी 2024 की डेट थी, 10 जनवरी 2024 की डेट थी जब मैंने सीएमडी साहब से इसके ऊपर बात की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने उनको बताया कि जो ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी एफसीआई के जो स्ट्रक्चर को ही खराब कर रही है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर था काम करने का उसको ये हिलाकर इसने रख दिया है इस पॉलिसी। फिर उन्होंने जो है वहां पर जब हमने उनके सामने ये तथ्य रखे तो उन्होंने मेरी बात को जो है सुना और उन्होंने उनसे बात कही मुझसे कि आप अपना जो है इसमें कुछ सजेशन हो तो दे दे, मैं इसके ऊपर दोबारा से रिव्यू करा दूं। मैंने जो रिक्वेस्ट की थी उन्होंने उस रिक्वेस्ट को माना। मैंने उनके सामने एक बात कही थी कि हमारा जो है जोन, नॉर्थ जोन बहुत बड़ा जोन है, इस जोन में ही जो है पहाड़ों के राज्य भी हैं, मैदानी राज्य भी हैं, और मैदानी राज्य भी अलग अलग जो है तरीके के हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए राजस्थान और यूपी को हम एक जैसा नहीं दे सकते और ये पॉलिसी को एक जैसा लागू करना ये अपने आप में जो है बहुत ही मतलब एक तरह से अचरज हो जाता है जब हम एक आदमी को जो है इस तरह से ट्रांसफर करते हैं इतने बड़े जोन में। फाइनेंशियली भी बर्डन डालता है। और अगर हम जो है बात जब कर रहे थे उनसे तो उन्होंने इस बात को समझा और जब उन्होंने कमेटी बनाई तो मैंने कमेटी को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ईडी नॉर्थ को, क्योंकि सबसे बड़ा जोन जो मैंने कहा था, उन्होंने ईडी नॉर्थ को इस कमेटी में रखा। उसके बाद क्योंकि अब कमेटी बनने के पहले मैं बात करता हूं, उन्होंने मुझसे सजेशन जब मांगे थे, मैंने 10 जनवरी की मीटिंग के बाद 11 जनवरी 2024 को ही मीटिंग का अपना जो है इसके ऊपर सजेशन पूरा दे दिया कि इसमें कौन कौन से वो बेसिक बदलाव हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो एफसीआई के अंदर कर्मचारियों का भी मनोबल बढ़ाते हैं, एफसीआई के अंदर जो है पारदर्शिता को भी बनाए रखते हैं
और एफसीआई के काम को भी जो है बहुत ऊपर तक ले जाने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। तो यहां पर जो है जब मैंने उनको 11 जनवरी को दिया तो उस टाइम पर उन्होंने मैं उस वक्त नहीं था, मैंने दिल्ली में जो है क्योंकि मुझे दिल्ली से निकलना था, 11 जनवरी को मैंने अपनी टीम को भेजा था वहां पे और मैंने उन रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनसे फोन पे बात की थी और मैंने अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट की थी कि उनसे जो है उनको ध्यान दिला देना कि बहुत जरूरी है। सीएमडी साहब ने उसी वक्त पर उस लेटर के ऊपर ही उसको थॉरली एग्जामिनेशन के लिए उस पर कमेंट लिखे और उन्होंने एक निर्देश दे दिया, ईडीपी से बात भी की उस टाइम पे वनीता मैडम से, उन्होंने कहा था कि इस पे हमें जो भी यूनियन के सुझाव हैं इसके ऊपर हमें तत्काल कोई ना कोई एक रिव्यू लेना करना है। तो ये जब प्रोसेस शुरू होता है फिर आप देखेंगे कि उसके बाद जो है जब ये कमेटी की रिपोर्ट की बात, कमेटी बनने की बात आने लगी तो बहुत सारे लोग आने लगे कि हमारा भी सजेशन, हमारा भी सजेशन। ठीक है, हमें हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हमारा तो मकसद है काम करना। हमने वहां अपना काम कर दिया, कमेटी फॉर्म हो गई, 4 ईडी की कमेटी बनी, हमारे ईडीपी जो नए आए हैं वो उस कमेटी के जो है कोर्स को जो है एक तरह से हेड कर रहे हैं। उसमें ईडी आईआरएस है, उसमें आपके ईडी फाइनेंस है और उसमें ईडी नॉर्थ है और उसमें सीजीएम जो हमारे पास जो है पीई सेक्शन के हैं, ईपी सेक्शन के, वो उसमें जो है साथ में रहेंगे। तो ये जो कमेटी बन के आती है तो हमें एक उम्मीद जगती है दोबारा से कि जो हमारे सुझाव है, अब मैं यहाँ पे कहूंगा इस सुझाव के ऊपर हम डिस्कस करने जाएं तो सुझाव में अपना डिस्कशन भी एक बहुत लंबा डिस्कशन है। आप वो सारे सुझाव 11 जनवरी का लेटर और उसके बाद के जो लेटर है, मैंने उस पर 4 लेटर दिए हैं अपने मैनेजमेंट को। चारों लेटर में जो सबसे आखिरी का लेटर है उसमें मैंने उस चीज को ला करके रखा है जो मैंने पहले सीएमडी को सामने कहा था। सीएमडी साहब को मैंने जो बात कही थी इस पॉलिसी में जो है जो जबरन चीजें डाली गई हैं उसमें बदलाव के लिए और उसका जो एक बेस बताया था क्या है, उसको मैंने सबसे लास्ट वाले लेटर में फिर से दिया है और उसको उन्होंने ईडीपी साहब से मेरी बात भी हुई थी जो मीटिंग होने से पहले, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको कंसीडर जरूर कर लीजिए क्योंकि वहां पर हमारी बात जो हुई थी। मैं ये कहता हूं एफसीआई का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट से सिर्फ ट्रांसफर आप कंपेयर मत कराइए किसके यहाँ क्या ट्रांसफर है, आप डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर को देखने के बाद ट्रांसफर पॉलिसी यहां लागू करेंगे। एफसीआई के अंदर एफसीआई 1965 से काम कर रहा है, 2020 तक, सॉरी 21 तक हम बात करें, पूरे 21 तक बात करें, मार्च तक तो यही पॉलिसी चली पुरानी वाली। आप समझिए 1965 से लेकर के और जो है आपके 2021 की मार्च तक, मिड मार्च तक कोई पॉलिसी चल रही हो जिसमें इतने जबरदस्त जो तरीके से किसी को ट्रांसफर ना किया जा रहा हो और अचानक से आपको ट्रांसफर करने की जरूरत होती हो फ्रिक्वेंटली, तो उसका मतलब होता है या तो पहले के लोग गलत थे या तो फिर आगे जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब इसमें सबसे बेसिक चीज है कि हमारा एफसीआई जो काम कर रहा है वो बेसिकली रिलेशन के ऊपर काम कर रहा है। हमारा पूरा कॉर्पोरेशन एक्ट जो है, आप पढ़िए उस कॉर्पोरेशन एक्ट को, वो तो सीधे कहता है कि हम बिजनेस प्रिंसिपल पे जो है काम करेंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के साथ बेहतर से बेहतर रिलेशन बनाते हुए। तो ये जो रिलेशन वर्ड है, ये रिलेशन, प्रोड्यूसर कौन है हमारे लिए? प्रोड्यूसर अगर हम देखेंगे तो प्रोड्यूसर हमारे लिए डायरेक्टली किसान है, प्रोड्यूसर हमारे लिए राइस मिलर है। अब यही तो प्रोड्यूसर है। बिल्कुल, अगर हम इसको तो अगर हम बात मान लेते हैं कि नहीं राइस मिलर अगर प्रोड्यूसर की स्टडी नहीं है तो किसान तो आता ही है ना। बिल्कुल, रिलेशन अगर हमारा बनेगा तो रिलेशन कैसे बनेगा? तो वो रिलेशन बनाना बेहद जरूरी है और वो रिलेशन तब सालों में बनता है, वो अचानक से नहीं बनता। तो जो हमारी ये पॉलिसी है इसमें इतना फ्रिक्वेंटली अगर आप ट्रांसफर करते हो, एक राजस्थान के व्यक्ति को अगर आप यूपी में लाके बैठाते हो तो उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है, वो यहाँ के किसानों के साथ उसको रिलेशन बनाने में बहुत दिक्कत आएंगी। तो ये सारी चीजों के साथ हमने सुझाव दिया है, बहुत सारे सुझाव दिए। आप सुझाव की भी जो है लिस्ट जो है जो लेटर लगाइएगा, लोगों को दिखेगा। मीटिंग जिस दिन हुई है, मीटिंग से पहले भी हमें पूरी उम्मीद थी, मीटिंग होने के बाद भी मेरी बात हुई है ईडीपी साहब से और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि इसमें जो है कर्मचारियों का एक बहुत मतलब समझ लीजिए उम्मीदों के साथ वो आप लोगों की तरफ देख रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें जो है एक बेहतर जो है बदलाव के साथ हमारे सामने ये फिर से पॉलिसी सामने होगी। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है इस बात के लिए कि जो भी बदलाव, क्योंकि वो उनका भी एक सॉफ्टली इसके ऊपर काम करने का एक उनका भी खुद की मंशा भी है, तो वो उन्होंने एक वादा किया है कि इसके ऊपर जो बदलाव हम देखेंगे वो बहुत बहुत हद तक जो है कर्मचारियों को जो है राहत देगा। साथियों, ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित जो भी दस्तावेज रहे हैं
वो आपको संलग्न करके जो है डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकेंगे बीकेएन के संघ ने क्या अपनी रिकमेंडेशंस जो होती हैं, सुझाव जिसको कह लीजिए, क्या सुझाव दिए हैं विभिन्न क्लॉज को लेकर के, किस कर्मचारी को कहां राहत दी जानी चाहिए, उसको आप एक बार उसका अवलोकन जरूर करिएगा। और जैसा कि सर ने अभी कहा है कि उम्मीद करते हैं जल्द ही उस पर सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त होगा। मैं ये तो रहा ट्रांसफर पॉलिसी। इसके साथ ही सर मैं बात करना चाहूंगा, अभी एक सफलता यूनियन के तौर पे हमें प्राप्त हुई है, जिसमें हम बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित जो मांग रही है हमारे टीए भाई की, जो तकनीकी सहायकों की जो स्टेग्नेशन की समस्या है, उसको लेकर के आपने गंभीरता से प्रयास किया यूनियन लीडरशिप में, और उसका परिणाम है कि उस समस्या को एड्रेस करने के लिए, स्टेग्नेशन को एड्रेस करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, तो उसको लेकर के कितना आशान्वित हैं आप, और निकट भविष्य में क्या राहत प्राप्त हो सकती, मिल सकती है हमारे टीए भाइयों को? बहुत बहुत जो है इस मैटर के ऊपर जी हमारा डिस्कशन बड़ा लंबा चला जाएगा आशीष जी। जी लेकिन बहुत शॉर्ट में ये जी बता जी दूं कि हम लोगों ने जो है ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, हाँ ऑलरेडी हमने सारी बातों को पीछे से कवर किया हुआ है। और हमारे टीए जो भाई हैं, और उसमें जो हमारा छोटा भाई है अंकित, अंकित वो हर यादव। मीटिंग में मौजूद रहता है। हमारे राजपाल जी जो हैं वो भी, उनका भी सुझाव पीछे से लगातार हमारे यूनियन के साथ जो रहा, उसके साथ ही हम लोग आगे बढ़े थे। और जब 8 अप्रैल की जो मीटिंग थी, अभी मैंने एक लेटर देखा, एक यूनियन का बंदा जो है वो डालता है, कहता है हमने 8 अप्रैल को एक लेटर दिया है और कमेटी बन गई। तो बड़ा जो है एक एक बंदा है जो है वो डालता है कि हम सीएलसी में गए थे, तो उसके बाद जो है ये कमेटी इसकी वजह से बनी। मैं थोड़ा सा जो है बड़ा इन लोगों को देख के लगता है कि ठीक है यार, ये दुकान वाली होड़ बंद कर दो, एक बिल्कुल कर्मचारियों के लिए काम कर रहा हो, तो इन सब चीजों की जो है नहीं झगड़ना चाहिए। इन चीजों के ऊपर हम्म, हमारा पूरा यही फोकस नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें बस खाली जो है वो बहती हुई गंगा के बगल बगल दौड़ना है और कहना है ये नदी में बहा रहा हूँ। ठीक? ये चीज के ऊपर ना हमें बचना चाहिए। एक कर्मचारी यूनियन को अगर आप बिलोंग करते हैं, सीधी बात है, 8 अप्रैल 2024 की जो ईडीपी से आपके साथ मीटिंग हुई, अब वो एक सिचुएशन है, मिनट्स क्योंकि नहीं आ पाए, वो मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, मिनट्स जो लोअर मैनेजमेंट थी उसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन ईडीपी साहब ने उसको पॉजिटिव करने की वजह से वो थोड़ा सा प्रोसेस ढीला हो गया था, कम हो गया था, नीचे आ गया था। लेकिन अभी ईडीपी साहब क्योंकि छुट्टी चले गए, इस वजह से वो फिर फंस गया है, लेकिन वो बहुत जल्द आ जाएगा बाहर। ऑलरेडी जो मीटिंग हो चुकी हो और जिसमें स्लाइड पर ही मैनेजमेंट दिखा रही हो कि हम ये कर रहे हैं, कि हम कमेटी बना रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ऑलरेडी इसमें स्टैग्नेशन, तो क्योंकि अब स्टैग्नेशन पर हम कमेटी अगर बना रहे हैं तो स्टैग्नेशन हर जगह पर है, कैटेगरी 2 में भी है, कैटेगरी 1 में, तो हम उसको भी हम एड्रेस करेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। हम तो जो है हर स्टैग्नेशन को खत्म करने की बात करेंगे, हम तो कहेंगे भाई कैटेगरी 1 में भी है उसको भी खत्म करें, कैटेगरी 2 में भी खत्म करें, और कैटेगरी 3 में तो स्पेशली क्योंकि ये कमेटी ही कैटेगरी 3 की वजह से बन रही है और स्पेशली हमारे टीए भाइयों की वजह से बन रही है, तो ये उनकी एक लड़ाई है जिसकी जो जीत की तरफ जा रही है। हम ये भी नहीं कहेंगे ये लड़ाई हमने जो है शुरू कर दी, ये उन्हीं की लड़ाई है, हम उस लड़ाई में उनके साथ चले। जब जब उन्होंने कहा बीकेएन के संघ से, यूनियन ने हर हम संभव प्रयास किया उनकी लड़ाई को जीतने के लिए, और ईश्वर का धन्यवाद है यहाँ पे कि उस लड़ाई में हम लगभग सफल होने की कगार पे हैं। और जो ये 8 अप्रैल की मीटिंग है उसमें हमने इस कमेटी के जो है ऑलरेडी कमेटी का जो एक तरह से ये बात आ गई लोगों के सामने, उसको टीए जो हमारे मौजूद थे उन्होंने भी देखा। मुझे लगता है उस वक्त किसी ने व्हाट्सएप पे भी डाला था कि जो है ये स्क्रीनशॉट जो है डाल के कि ये कमेटी बनाने की बात कह दी। सुबह कोई लेटर दे और शाम को जो है कमेटी बन जाए, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मकसद है सिर्फ स्टैग्नेशन को खत्म कराने के साथ साथ भविष्य में भी जो एक 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 जो है हमारा आत्मसम्मान है वो भी हमारा जो है बना रहे इस डिपार्टमेंट के अंदर। इसलिए जो डिमांड हमारे टीए भाइयों की तरफ से आई थी, जो राजपाल जी ने भी इसके लिए हमें अप्रोच किया था हमारे लिए, वो हमारा जो है बहुत एक मजबूत आदमी है हमारी यूनियन का, तो उन्होंने जो अपना सुझाव दिया था उस सुझाव के साथ हम आगे बढ़े। एक फंक्शनल अपग्रेडेशन की बात जो थी एम्प्लॉयज के, उसको मैनेजमेंट ने स्वीकारा है, और उस 8 अप्रैल की मीटिंग में ही ये बात कही गई है कि जो ये कमेटी हम बना रहे हैं, इस कमेटी में ही हम इसको जो है आगे हम फॉरवर्ड कर देंगे इस प्रपोजल को जो हमारी तरफ से है फंक्शनल अपग्रेडेशन का,
तो साथ में इसके ऊपर भी रिव्यू हो जाएगा। तो हमारी उम्मीद है कि ये जो है बहुत जल्द ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा हमारे भाइयों का, और जो भी ये 3 है या फिर दूसरे कैडर्स में भी स्टेगनेशन आएगा तो उनके साथ भी। तो इसके लिए जो है हमें एक बात बस यही कहनी है, हमारा जो कर्मचारी के रूप में और यूनियन लीडर के रूप में जो धर्म है, हमें उसे निभाना है। हमें इस होड़ से बाहर रहना चाहिए कि ये काम सिर्फ हमने किया है, ईश्वर देख रहा है किसने किया है, और मुझे लगता है समझदार कर्मचारियों को भी पता है कि किसने। धन्यवाद सर। आप सभी ने देखा विस्तृत परिचर्चा, और एक तरह से इसको कहें कि ताजा अपडेट्स क्या रही हैं, चाहे वो आपके ट्रांसफर पॉलिसी पे हो या फिर आपके जो हमारे टीए भाई हैं उनकी स्टेगनेशन से संबंधित जो मुद्दा रहा हो। बीकेएन के संघ कर्मचारी हित में लगातार कार्य कर रही है। जितनी जिम्मेदारी संघ की है, यूनियन की है, हमारा एक जिम्मेदार और एक सम्मानित साथी होने के नाते, भाई होने के नाते हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है, आम कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है, एक सजग नजर हम बीकेएन के संघ की कार्यप्रणाली पर जरूर रखें। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी पत्र इशू किए जा रहे हैं, पत्राचार मैनेजमेंट के द्वारा की मैनेजमेंट के साथ किए जा रहे हैं, वो उधर से जो पत्राचार आ रहे हैं उनको आप उनका अध्ययन कीजिए, पढ़िए, और कहीं कोई कुछ समस्या आ रही है तो हमारे वीडियोज में कमेंट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जुड़कर अपने जो सुझाव है वो दे सकते हैं। हमारा प्रयास होगा सर कि निकट भविष्य में हम समय निकाल करके अन्य वीडियोज भी आप तक पहुंचाए। ऐसे ही बने रहिए। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके जो भी साथी हैं 1 मिनट का समय निकालिए, इससे आपकी जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज है, जो मुहिम है, वो और भी मजबूत होगी और एक खुशहाल भविष्य के लिए कर्मचारी के रूप में हम लोग उम्मीद है अग्रसर होंगे। धन्यवाद सर, आप सभी का भी धन्यवाद।